इस 7 मिनट के लेसन में हम चैप्टर 2 यूनिट 7 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी के टॉप 10 एसेंशियल्स को कवर करेंगे। मेरा आज का गोल सिर्फ डेफिनेशंस बताना नहीं है, बल्कि इन कॉन्सेप्ट्स के आसपास आपकी इंट्यूशन बिल्ड करना है। हम कोर आइडियाज को ब्रेक डाउन करेंगे, लॉस से बचाने का प्रॉमिस और किसी और के फेल होने पर पे करने का प्रॉमिस। आपको क्विक डेफिनेशंस, हर पार्टी के की राइट्स और ड्यूटीज और क्रिटिकल डिफरेंसेस एग्जाम्स और रियल वर्ल्ड के लिए मिलेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचें। कॉन्ट्रैक्ट लॉ रिस्क और प्रोमिसेस को मैनेज करने के बारे में है। इंडेमनिटी और गारंटी दो पावरफुल टूल्स। तो नोटबुक पकड़िए, चलिए शुरू करते हैं राइट नाउ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 824 में डिफाइंड है। इसमें एक पार्टी इंडेमनिफायर दूसरी पार्टी इंडेमनिटी होल्डर को किसी लॉस से बचाने का प्रॉमिस करती है। यह लॉस इंडेमनिफायर या किसी थर्ड पर्सन के कंडक्ट से हो सकता है। इसेंशियली यह एक प्रॉमिस है कि अगर मेरी या किसी और की वजह से तुम्हें फाइनेंशियल लॉस हुआ तो मैं भरपाई करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, एक मैगजीन पब्लिशर एक राइटर को इंडेमनिफाई कर सकता है कि अगर आर्टिकल पर डेफेमेशन का केस हुआ तो पब्लिशर राइटर को होने वाले लीगल कॉस्ट्स और डैमेजेस से बचाएगा। अब बात करते हैं राइट्स की। सेक्शन 125 इंडेमनिटी होल्डर को 3 कोर राइट्स देता है। पहला, डैमेजेस यानी केस में पे की गई अमाउंट रिकवर करना। दूसरा, कॉस्ट्स जिसमें लॉयर्स फीस और कोर्ट फीस शामिल हैं। और तीसरा, सेटलमेंट्स यानी कोर्ट के बाहर किए गए रीजनेबल सेटलमेंट अमाउंट्स। ये सभी राइट्स तभी मिलते हैं जब इंडेमनिटी होल्डर ने प्रूडेंटली एक्ट किया हो और इंडेमनिफायर के ऑर्डर्स के खिलाफ न गया हो। एक जरूरी सवाल, इंडेमनिफायर की लायबिलिटी कब शुरू होती है? इंडियन कोर्ट्स का व्यू क्लियर है। इंडेमनिफायर की लायबिलिटी तब शुरू होती है जब इंडेमनिटी होल्डर की लायबिलिटी एब्सोल्यूट और सर्टेन हो जाए। उसे लॉस होने का इंतजार नहीं करना पड़ता। इसका मतलब कोर्ट का जजमेंट आते ही आप इंडेमनिफायर को थर्ड पार्टी को डायरेक्टली पे करने या कोर्ट में पैसा डिपॉजिट करने के लिए कह सकते हैं। इंडेमनिटी का आइडिया रीइंबर्समेंट से ज्यादा एक्चुअल प्रोटेक्शन है। फाइनली, इंडेमनिटी का स्कोप कॉन्ट्रैक्ट से लिमिटेड होता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में मैक्सिमम लायबिलिटी RS1 लाख लिखी है तो इंडेमनिफायर उससे ज्यादा पे करने के लिए बाउंड नहीं है। तो सेक्शन 124 इंडेमनिटी को डिफाइन करता है। सेक्शन 125 राइट्स बताता है। लायबिलिटी लॉस सर्टेन होते ही शुरू होती है और स्कोप कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड करता है। चलिए अब समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को, जिसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 826 में डिफाइन किया गया है। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के डिफॉल्ट करने पर उसके प्रॉमिस को पूरा करने या उसकी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने का वादा करता है। आसान शब्दों में यह किसी और के उधार या कर्तव्य की जिम्मेदारी लेना है अगर वो उसे पूरा न कर पाए। यह कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में ट्रस्ट और सिक्योरिटी का एक मजबूत आधार बनता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा 3 पार्टीज शामिल होती हैं। पहली है प्रिंसिपल डेटर। ये वो व्यक्ति है जो लोन लेता है या जिसकी प्राइमरी लायबिलिटी होती है। दूसरी है क्रेडिटर जो लोन देता है। और तीसरी और सबसे जरूरी पार्टी है श्योरिटी या गारंटर जो डेटर के डिफॉल्ट करने पर पेमेंट की गारंटी देता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि श्योरिटी का प्रॉमिस और लायबिलिटी हमेशा सेकेंडरी होती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए निखिल को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए बैंक से RS5 छिंदीदा आंसार का लोन चाहिए। बैंक निखिल की फाइनेंशियल हिस्ट्री को देखकर थोड़ा हेजिटेंट है और लोन अप्रूव करने के लिए एक गारंटर की मांग करता है। तब निखिल का दोस्त सैल आगे आता है और श्योरिटी बनकर गारंटी एग्रीमेंट पर साइन करता है। इस एक्ट से सैल बैंक को यह विश्वास दिलाता है कि अगर निखिल लोन चुकाने में फेल होता है तो वो यानी सैल बैंक को RS5,000 चुकाएगा। अब अगर निखिल लोन की EMI टाइम पर नहीं देता तो बैंक पहले निखिल से ही पैसे मांगेगा, क्योंकि प्राइमरी लायबिलिटी उसकी है। बैंक सीधे सैल के पास नहीं जा सकता। केवल जब निखिल पेमेंट करने में डिफॉल्ट करता है तभी सैल यानी श्योरिटी की लायबिलिटी एक्टिव होती है। श्योरिटी की लायबिलिटी को
को एक्सटेंसिव कहा जाता है, जिसका मतलब है कि वो प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी के बराबर होती है। यानी जितना पैसा डेटर को देना है उतना ही श्योरिटी को देना पड़ सकता है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन ये लायबिलिटी सेकेंडरी ही रहती है। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच का प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड या इनवैलिड है, जैसे कि किसी माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट, तो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट भी इनवैलिड हो जाता है। क्योंकि जब ओरिजिनल डेट ही लीगली एनफोर्सेबल नहीं है तो उसकी गारंटी का कोई मतलब नहीं रहता। गारंटीज दो तरह की होती हैं। पहली है स्पेसिफिक गारंटी। यह किसी एक सिंगल डेट या स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए होती है, जैसे किसी एक कार लोन के लिए दी गई गारंटी। जैसे ही वो लोन पूरा चुका दिया जाता है, श्योरिटी की लायबिलिटी खत्म हो जाती है और गारंटी डिस्चार्ज हो जाती है। दूसरी है कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। यह एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस को कवर करती है जो एक समय के दौरान होती है। इसका सबसे आम उदाहरण है बिजनेस क्रेडिट फैसिलिटी या बैंक ओवरड्राफ्ट। यहां श्योरिटी एक स्पेसिफाइड लिमिट तक होने वाले सभी ट्रांजैक्शंस के लिए जिम्मेदार होता है, जब तक कि वो नोटिस देकर गारंटी को रिवोक न कर दे। कानून के अनुसार गारंटी ओरल या रिटन दोनों हो सकती है, दोनों ही वैलिड मानी जाती हैं। लेकिन फ्यूचर में किसी भी तरह के डिस्प्यूट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए हमेशा सलाह दी जाती है कि गारंटी लिखित में हो। ओरल गारंटी को कोर्ट में साबित करना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उसके लिए मजबूत सबूत और गवाहों की जरूरत पड़ती है। एक रिटन डॉक्यूमेंट सभी पार्टीज के राइट्स और ऑब्लिगेशंस को साफ साफ डिफाइन करता है। इसे इंडेमनिटी से कंफ्यूज न करें। इंडेमनिटी में दो पार्टीज होती हैं और लायबिलिटी प्राइमरी होती है, जो किसी लॉस से बचाने के लिए होती है, जबकि गारंटी में तीन पार्टीज होती हैं। लायबिलिटी सेकेंडरी होती है और यह किसी डेट या प्रॉमिस को बैकस्टॉप करने के लिए होती है। श्योरिटी बनना एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन कानून श्योरिटी को कुछ बहुत महत्वपूर्ण अधिकार देता है। ये अधिकार उसे क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर दोनों के खिलाफ सुरक्षा देते हैं। चलिए इन अधिकारों और श्योरिटी की देनदारी खत्म होने की स्थितियों को समझते हैं। सबसे पहला है राइट ऑफ सबरोगेशन। जब श्योरिटी डेटर की तरफ से डेट चुका देता है तो वो कानूनी तौर पर क्रेडिटर की जगह ले लेता है। अब श्योरिटी के पास वो सारे अधिकार आ जाते हैं जो क्रेडिटर के पास डेटर के खिलाफ थे। दूसरा है राइट टू सिक्योरिटीज। गारंटी के समय क्रेडिटर के पास डेटर की जो भी सिक्योरिटीज थीं, उन पर श्योरिटी का अधिकार होता है। अगर क्रेडिटर अपनी लापरवाही से कोई सिक्योरिटी खो देता है तो श्योरिटी उस सिक्योरिटी की वैल्यू के बराबर अपनी लायबिलिटी से मुक्त हो जाता है। मान लीजिए 10 लाख के लोन पर 2 लाख की सिक्योरिटी थी, जिसे क्रेडिटर ने खो दिया, तो अब श्योरिटी की लायबिलिटी सिर्फ 8 लाख रुपए की रह जाएगी। अगर एक ही डेट के लिए एक से ज्यादा श्योरिटीज हैं तो उन्हें को श्योरिटीज कहते हैं। वे डेट में बराबर कंट्रीब्यूशन के लिए लायबल होते हैं जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और तय न हो। अब बात करते हैं श्योरिटी के डिस्चार्ज होने की। कॉन्टिन्यूइंग गारंटी को श्योरिटी भविष्य के ट्रांजैक्शंस के लिए नोटिस देकर रिवोक कर सकता है। श्योरिटी की मृत्यु होने पर भी कंटिन्यूइंग गारंटी भविष्य के लिए अपने आप रिवोक हो जाती है। श्योरिटी और भी तरीकों से डिस्चार्ज हो सकता है, जैसे अगर क्रेडिटर श्योरिटी की सहमति के बिना डेटर को देनदारी से रिलीज कर दे या उसे भुगतान के लिए और समय दे दे। और सबसे सीधा तरीका है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, यानी जब डेटर अपना पूरा डेट चुका देता है। साथ ही अगर गारंटी किसी जरूरी तथ्य को छिपाकर या गलत जानकारी देकर ली गई थी तो वह इनवैलिड होती है और श्योरिटी की कोई लायबिलिटी नहीं बनती। 5 key differences. 1. Parties, indemnity. 2. Guarantee. 3. 2. Liability, indemnity, primary, guarantee, secondary. 1. Right to sue, indemnity, no direct right, guarantee, subrogation. 4. Trigger, indemnity, loss, guarantee, default. 5. Purpose, indemnity, reimburse loss, guarantee, performance security. Recap, definitions, rights, liabilities, timing. Contract is king, 3-party structure, continuing guarantees, revocation rules, subrogation और contribution surety को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर मदद मिली, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में फुल लेसन नोट्स देखें।